Hello everyone. Once again, we are here with another revision lecture of CA Final Financial Reporting paper. मैं CA सार्थक जैन आपके साथ वैल्यूएशन चैप्टर का पार्ट 1 रिविजन लेक्चर का शेयर कर चुका हूं एंड दिस इज द पार्ट 2. पार्ट 1 में दोस्तों हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में डिस्कस किया था कि गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें खास तौर पर 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. हम देखा था कि गुडविल का वैल्यूएशन का बेसिक फंडामेंटल इस बात पर आधारित होता है कि आपने कितने पैसे लगा के कितने पैसे बनाए हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड कम, प्रॉफिट ज्यादा तो गुडविल ज्यादा. यानी बेसिक फंडामेंटल हमारा ये था कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट इन दोनों का डिस्कशन, इन दोनों का एनालिसिस हमें गुडविल वैल्यूएशन में मदद करेगा. इसलिए हमने बोला था कि हम सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट्स होते हैं वो समझेंगे और फिर हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे. हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से डिस्कशन शुरू किया था और हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के डिस्कशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे नेट एसेट मेथड से जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है तो अलग अलग कंपोनेंट्स को किन वैल्यूज पे लिया जाएगा. बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस केस में क्लोजिंग ली जाती है और किस केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन्स अमंग्स द स्टूडेंट्स. ये करने के बाद फिर हम आएंगे एवरेज प्रॉफिट्स पे, जिसको हम एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी कहते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड में दोस्तों हमने सबसे पहले कंपोनेंट में देखा था फिक्स्ड एसेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लिए जाएंगे. इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा अगेन एट देयर मार्केट वैल्यूज. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड किया जाएगा, उसकी इनकम को भी एवरेज प्रॉफिट से एक्सक्लूड करेंगे. स्टॉक अगेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर आएगा, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पे. गुडविल अगर बुक्स में आ रही है तो हम उसे उसकी कॉस्ट में कंसिडर करेंगे और उसके अमोर्टाइजेशन को एवरेज प्रॉफिट से ऐड बैक कर देंगे. अमोर्टाइजेशन की इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल होने पर हम गुडविल को फिक्टिशियस मान के कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करेंगे. यहां तक का हमारा डिस्कशन हुआ था. आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फिक्टिशियस एसेट्स. Coming on to the discussion on fictitious assets, what we need to understand in fictitious asset is very very simple. Fictitious asset books में आज की तारीख में कौन से आते हैं? Very few. Like it could be discount on issue of debentures, which you may write off over a period of time. Sometimes some accounting standard like AS 19 leases allow you to defer the initial direct cost. Lease की जो initial duties लगती है, तो ऐसी चीजें जो हम डेफर करके बुक करते हैं तो उसका जो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस है वो फिक्टिशियस एसेट है. फिक्टिशियस एसेट को क्या कंसिडर किया जाएगा? द रूल इज ए, कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्टिशियस एसेट कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो हमारा बिजनेस खरीद रहा है वो फिक्टिशियस एसेट के कोई पैसे नहीं देगा. यानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गुडविल वैल्यूएशन में बैकग्राउंड लॉजिक क्या होता है कि मेरी बिजनेस को अगर मैं एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को ट्रांसफर करूंगा तो वो ये सोचेगा कि आज ऐसे का ऐसा बिजनेस लगाने में मेरा कितना कैपिटल एम्प्लॉय हो रहा है और उसके अगेंस्ट में मैं आने वाले समय में कितने प्रॉफिट्स कमा पाऊंगा. कैपिटल उसका कितना एम्प्लॉय होगा, वो पैसा जो आप उससे चार्ज करोगे अपना बिजनेस उसे ट्रांसफर करने में. फिक्टिशियस एसेट के लिए कोई आदमी आपको पैसे नहीं देगा, यानी उसकी कोई कैपिटल इस पे ब्लॉक नहीं होगी. यानी सीधी सी बात है कि इसके ऊपर कोई उसकी नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी. तो फिक्टिशियस एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्सक्लूड करेंगे. प्लस अगर ये एसेट कंसिडर नहीं हो रही है तो इसका एक्सपेंस भी कंसिडर नहीं होना चाहिए. आज आपके प्रॉफिट्स में बेवजह देखा जाए तो फिक्टिशियस एसेट का अमोर्टाइजेशन एज एन एक्सपेंस बुक हुआ है. खरीदने वाला जब फिक्टिशियस एसेट के पैसे नहीं देगा तो उसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज भी नहीं करेगा, यानी उसको वो खर्चा भी नहीं लगेगा. तो आगे जब हम एवरेज प्रॉफिट्स पढ़ेंगे तो एवरेज प्रॉफिट में फिक्टिशियस एसेट का अगर कोई राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन हुआ है तो उस खर्चे को हम एड बैक कर देंगे व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग आवर एवरेज प्रॉफिट्स और एफएमपी. नेक्स्ट, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस इज वेरी सिंपल. इन सबको किस पर वैल्यू किया जाता है? रियलाइजेबल अमाउंट पर.
दोस्तों डेटर की मार्केट वैल्यू नहीं होती है, डेटर का रिकवरेबल अमाउंट होता है जो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो डेटर, क्रेडिटर, लोन्स, एडवांसेस, ये सब किस पर बुक्स में कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल किए जाएंगे? डेटर जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं रियलाइज करने का उससे, क्रेडिटर जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं पे करने का फॉर सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, सो ऑन फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दें कि हमारे डेटर 50,000 है और उसके अगेंस्ट में हमें लगता है कि 10,000 रिकवर नहीं होंगे, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में 40,000 ही लेंगे, ये सोच के कि 40,000 ही इस बिजनेस के नॉर्मल डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट। अब इसलिए इसका इंपैक्ट प्रॉफिट्स पर भी जाएगा बिकॉज देयर आर सम बैड डेट्स। ध्यान रखना दोस्तों, डेटर्स के क्वेश्चन में नॉर्मली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिए जाते हैं। आपको यह देखना है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बना है और एक्चुअल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कितना अग्री किया गया। आगे जब हम प्रॉफिट्स पढ़ेंगे तो एक चीज और ध्यान रखना, प्रॉफिट्स में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट और एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट दो अलग अलग चीजें होती हैं। मेरी जमीन बुक्स में 1 लाख की आ रही है, पर गुडविल वैल्यूएशन के लिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड में कहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू है 5 लाख, तो मैं जमीन को कैपिटल एम्प्लॉयड में मार्केट वैल्यू पे 5 लाख पे लूंगा। ये 4 लाख रुपए का प्रॉफिट इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन, दिस इज जस्ट अ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। लेकिन अगर इसकी बजाय कहते हैं कि मैंने जमीन को 1 लाख रुपए पे गलती से रिकॉर्ड कर दिया है, 10,000 रुपए के कोई खर्चे हैं जो इसमें कैपिटलाइज गलती से नहीं किए, तो फिर आपको जमीन को 1,10,000 पे रिकॉर्ड करना होगा, यानी 10,000 रुपए के आपके खर्चे क्या माने जाएंगे? रेक्टिफिकेशन। इसी तरह से अगर एग्जाम में डेटर और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है और क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट गलत रिकॉर्ड हो गई हैं और इन्हें बुक्स में एडजस्ट करके बढ़ाना है, कम करना है, तो आप इसे रिवैल्यूएशन ना मान के क्या मानेंगे? यू विल ट्रीट इट एज एन रेक्टिफिकेशन। लेकिन बोला है कि डेटर्स 50,000 के हैं, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के लिए डेटर्स को वैल्यू किया गया है 40,000 पे, तो आप डेटर 40,000 पे लेंगे और 10,000 को आप बैड डेट्स का रेक्टिफिकेशन नहीं मानेंगे, इट इज ओनली अ रिवैल्यूएशन। ये पॉइंट मैंने यहां पर कवर किया है, लेकिन इस पॉइंट का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होगा जब हम एफएमपी का डिस्कशन शुरू करेंगे। यूं समझ लो कि मैंने एक तार छेड़ दिया है, लेकिन इसका सुर समझने के लिए आपको कुछ देर और वेट करना होगा। क्रेडिटर्स, प्रोविजन, सेटलमेंट वैल्यू, प्रपोज डिविडेंड सबसे आसान है, बस माहौल है प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि पहले होता था अब नहीं होता है, इसलिए आपको प्रपोज डिविडेंड में कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि प्रपोज डिविडेंड को खत्म कर देना है। खत्म कर देने का मतलब, प्रपोज डिविडेंड अगर आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में आ रहा है, जो कि अब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 31 मार्च 31 मार्च 2016 तक की बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड को प्रोविजंस के अंतर्गत करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता था। नाउ देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, शेड्यूल 3 always had this provision only that proposed dividend is not a liability, it is only needed to be disclosed in the notes to accounts. तो अगर proposed dividend आपकी बुक्स में आ रहा है, जो कि आना ही नहीं है, तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या मतलब कैंसिल करने का? proposed dividend provisions से हटा दीजिए और उसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर दीजिए। इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में क्या किया, जहां जहां पहले मॉड्यूल में प्रपोज डिविडेंड के क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस मैनुअल में, स्टडी मटेरियल में, वो सारे के सारे सवालों में उन्होंने प्रपोज डिविडेंड को हटा के डिविडेंड पेबल लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ये डिविडेंड अब प्रपोज नहीं है, ये डिविडेंड अब डिक्लेयर हो चुका है और पे करना बाकी है। बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा नॉर्मली सिर्फ इंटरिम डिविडेंड के लिए हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च में फाइनल डिविडेंड तो इस साल का प्रपोज ही होगा। तो डिविडेंड पेबल अगर आपकी बुक्स में आ रहा है तो सर उसका क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा वैल्यूएशन में? तो दोस्तों डिविडेंड पेबल को भी लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस नहीं किया जाएगा। सर लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक इतना सा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम वो पैसा लेते हैं जो हमने साल भर बिजनेस में लगाया है और उससे रिटर्न कमाया है। साल के अंत में अगर आप कोई डिविडेंड प्रपोज कर दो, डिक्लेयर कर दो और अगर पेबल हो,
तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इतना पैसा बिजनेस में लगा नहीं था, ये पैसा यूज तो बिजनेस में ही हो रहा है। अगर आपने डिविडेंड पेबल को माइनस कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि मैंने कम पैसा लगा के बिजनेस चला लिया। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो डिविडेंड पेबल जो बुक्स में आ रहा है वो आज भी बिजनेस में ही लगा हुआ है, वो यूज भी आ रहा है, यानी आज के प्रॉफिट कमाने में वो पैसा आपने बिजनेस में यूज किया है, यानी ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा। कंक्लूजन, प्रपोज डिविडेंड हो या डिविडेंड पेबल, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लीवरेज इफेक्ट। बहुत बढ़िया दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय क्या डेट को माइनस किया जाएगा, लाइबिलिटीज माइनस होंगी ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक लोन माइनस होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब यह हुआ कि आप गुडविल का जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप ये मानते हैं कि मेरे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड मींस शेयर होल्डर्स फंड्स एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सॉरी टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आप अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को डिडक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है इससे कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। ध्यान रखिए इससे आपके प्रॉफिट्स भी कम होंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पर आप ब्याज दे रहे होंगे, तो इसलिए वहां पर आपके प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं, यहां आपका कैपिटल भी कम हो रहा है। कैपिटल कम होने से वाओ गुडविल बढ़ती है, कैसे? कैपिटल कम होता है तो एक्सपेक्टेशन कम होती है, नॉर्मल प्रॉफिट कम होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कम होंगे तो सुपर प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन उधर मैंने ब्याज माइनस किया, इस कारण से मेरे एवरेज प्रॉफिट भी कम, एवरेज प्रॉफिट भी कम और कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम, यानी लाइक टू लाइक ट्रीटमेंट है। पर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे बिजनेस को खरीदने वाला है वो ये कहे कि यार दोस्त तुम एडिशनल प्रॉफिट पता है क्यों कमा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बोरोइंग सस्ती है, बिजनेस की एफिशिएंसी नहीं है। मैंने बोला कैसी बात कर रहे हो, शर्त लगा लो। अब कैसे समझाऊं मैं उसे, तो मैंने एक सिंपल सा तरीका सोचा। मैंने ये कहा कि 2 मिनट के लिए मैं अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को मान लेता हूं कि मैंने इन्हें रीपे कर दिया। ऑब्वियसली कहां से रीपे किया? बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल शेयर कैपिटल। तो घुमा फिरा के इसका इंपैक्ट ये होगा कि बुक्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी नहीं आएंगी और उनका ब्याज भी नहीं आएगा। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस नहीं होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आएगा, उधर इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा तो एवरेज प्रॉफिट एफएमपी भी ज्यादा आएगा। दोस्तों मैं बार बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्यों करता हूं? क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन में हर एडजस्टमेंट का इंपैक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज प्रॉफिट पे कैसे दिया जाता है ये समझना है। मेरा मानना है कि एक बार अगर स्टूडेंट को हर एडजस्टमेंट का पूरे क्वेश्चन में कहां कहां कैसे कैसे इंपैक्ट जाएगा ये समझ में आ गया तो फिर उसको कभी भी कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता। फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन सिर्फ क्लेरिकल एरर से गलत कर सकता है, अदरवाइज कंसेप्चुअली कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लेरिकल एरर दूर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कंसेप्चुअल एरर दूर करने के लिए रिवीजन लेक्चर ही काफी है। एनीवेज, तो मैंने लॉन्ग टर्म डेट को मान लिया कि इसको कन्वर्ट कर दिया है मैंने किसमें? शेयर होल्डर फंड्स में। तो इधर क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया क्योंकि डेट खत्म हो गई, माइनस नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट भी बढ़ गया। उधर मेरा एवरेज प्रॉफिट एफएमपी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, लाइक टू लाइक ट्रीटमेंट हो गया। फिर मैं गुडविल निकालूंगा। अब ये जो गुडविल आएगी, आप बताइए दोस्तों, ये गुडविल जो है क्या ये मेरी रियल गुडविल है या ये एक प्रोजेक्टेड गुडविल है? I will say it is not a projected goodwill, it is a goodwill calculated assuming my long-term funds are my capital employed. That means not just shareholder funds but all the long-term funds. तो long-term funds में जो मेरी गुडविल आएगी वो गुडविल अगर शेयर होल्डर फंड्स की गुडविल से ज्यादा आ रही है तो आप बताओ दोस्तों बेहतर क्या होगा? डेट रखना या नहीं रखना? नहीं रखना, क्योंकि डेट खत्म करने से मेरी गुडविल बढ़ रही है। इसका मतलब डेट का आपकी गुडविल पर नेगेटिव इफेक्ट है। इसी को कहा जाता है नेगेटिव लीवरेज इफेक्ट।
एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए गुडविल पर लीवरेज का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट है। स्टूडेंट याद करके जाता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, सिंपल सी बात है। शेयर होल्डर फंड अप्रोच में डेट को आप कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करते हो, इंटरेस्ट को प्रॉफिट से माइनस करते हो, गुडविल निकालते हो। यूं समझो ये आपकी रियल गुडविल है। फिर आप एक दूसरी अप्रोच से गुडविल निकालते हो, लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच, जिसमें आप सोचते हो कि डेट नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। अगर ये गुडविल ज्यादा है अपनी एक्चुअल गुडविल से, इसका मतलब डेट मेरी गुडविल पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। डेट माइनस करने से गुडविल कम हो रही है, यानी लीवरेज का नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन अगर मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रोच, लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड अप्रोच की गुडविल कम है और शेयर होल्डर फंड अप्रोच की गुडविल ज्यादा है, यानी डेट अच्छा किया मैंने, इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब मैंने लीवरेज का फायदा लिया है जो गुडविल पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो मैं बोलूंगा लीवरेज इफेक्ट इज पॉजिटिव। यानी मेरी आज की गुडविल, एक्चुअल गुडविल जो शेयर होल्डर फंड अप्रोच से आती है, अगर वो कम तो नेगेटिव इफेक्ट, अगर वो ज्यादा तो पॉजिटिव इफेक्ट। सिंपल तरीका याद रखने का। सर आपने लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड अप्रोच बता दी, आपने ये भी बता दिया कि लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच बेसिकली लीवरेज इफेक्ट यूज करने के लिए डेट को क्यों माइनस किया जाता है, नहीं किया जाता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड्स का क्या किया जाएगा, तो आई विल कम टू दैट पॉइंट नेक्स्ट। बिफोर दैट आई विल आल्सो लाइक टू टेल यू, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि ईयर एंड पर वो इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने वाला है बाय यूजिंग एक्सेस फंड्स अवेलेबल इन द बिजनेस, तो ध्यान रखना फिर आप जब गुडविल वैल्यूएशन करोगे ना, तो आप मानोगे कि हम एक्चुअल में इस डेट को पे कर रहे हैं, यानी कि फिर शेयर होल्डर फंड अप्रोच में ही हम उस डेट को हटा देंगे और प्रॉफिट्स इंटरेस्ट माइनस किए बिना कंसिडर करेंगे। ये सिर्फ कब, जब क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी एक्चुअल में प्लान कर चुकी है कि अब वो क्या करने वाली है, इस डेट को रिडीम रीपे करने वाली है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। चलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आते हैं। दोस्तों बताओ गुडविल किसकी होती है, बिजनेस की या इक्विटी शेयर होल्डर्स की? बिजनेस की, बस यही जवाब है। गुडविल वैल्यूएशन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस नहीं की जाएगी, क्योंकि हम गुडविल किसकी निकाल रहे हैं, बिजनेस की। बिजनेस के प्रॉफिट्स देखना है और बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है ये देखना है। किस टाइप की कैपिटल लगाई है हमें इससे मतलब नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ते हो ना, तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू कभी भी दोनों शेयर की एक साथ नहीं निकलेगी, इक्विटी की अलग, प्रेफरेंस की अलग। तो जब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पूछा जाता है, तो वहां वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करते हैं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम गुडविल में निकालते हैं उससे, क्योंकि वहां हमारा उद्देश्य इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना है, लेकिन गुडविल में हमारा उद्देश्य बिजनेस की गुडविल निकालना है। इसलिए कभी भी आप गुडविल वैल्यूएशन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस मत करना, और प्रॉफिट शुड बी टेकन विदाउट डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रॉफिट कौन से होंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी डिविडेंड। एक और बात मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है तो कैसे निकाला जाता है, वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट by multiplying normal rate of return, expected rate of return into the capital employed, average या closing जो भी। दोस्तों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी जो दिया जाता है वो कौन सा होता है, जो बिजनेस से एक्सपेक्टेड है। यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी या प्रेफरेंस का नहीं होता है, बिजनेस का होता है। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी कौन सी चाहिए हमें, बिजनेस में जो लगी हुई है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो सर अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज से 14% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, 14% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, और क्वेश्चन आ जाए गुडविल वैल्यूएशन का। बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा एग्जाम में एक बार हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है कि 14% एनआरआर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स पर है, तो फिर पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर पर 14% नॉर्मल रिटर्न है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट आपको इक्विटी के लिए ही निकालना पड़ेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको इक्विटी की लेना होगी। तो ऐसे केस में फिर आपको अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के फंड्स माइनस करना होंगे, यानी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू है, जो नॉर्मली हम क्या मानेंगे, जो बुक वैल्यू फेस वैल्यू आ रही है, अनलेस कोई और वैल्यू क्वेश्चन में दी है, वो माइनस करेंगे। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड जाएंगे, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, उस पे एनआरआर लगेगा, वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हम जब एवरेज प्रॉफिट एफएमपी निकालेंगे तो एफएमपी के कैलकुलेशन में भी हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, ताकि हमें क्या मिलेगा, कंपनीज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, लाइक टू लाइक ट्रीटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कॉल्स इन अरियर्स का क्या एडजस्टमेंट होगा दोस्तों, ये सब परेशान करने वाली बात है, हमें कुछ नहीं करना। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा बिजनेस में लगा है, खत्म हो गई बात। तो बिजनेस में क्या पैसा लगा है वो देखना है, तो सीधी सी बात है कि कॉल्स इन अरियर है मतलब वो पैसा नहीं लगा है, यानी आप तो ध्यान रखना, पेड अप कैपिटल इज ओनली कंसिडर्ड व्हाइल वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। किसके कंपोनेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। इफ यू कैन सी हियर व्हाट यू विल फाइंड इज, इन द कंपोनेंट्स वी हैव फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, गुडविल, फिक्टिशियस असेट, डेटर, क्रेडिटर, प्रपोज्ड डिविडेंड, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल्स इन अरियर। इसमें मैंने पूरे अपने नोट्स में अलग अलग जगह ज्ञान की बातें, काम की बातें सारी अलग से लिख रखी है। एडिशनल बातें या कोई कॉन्सेप्ट दिया है, कोई ट्रिक दी है, तो उसको ज्ञान करके लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीजों को रेड में अलग से हाईलाइट करके लिखा है। ये पूरे के पूरे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका डाउनलोड लिंक आपको स्क्रॉल में दिया गया, डिस्क्रिप्शन इन द यूट्यूब चैनल ऑफ माय वीडियो। अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो आपको दिखेगा, वहां से भी आप जाके लिंक पे सीधे डाउनलोड कर सकते हो, या fast.edu.in पर डाउनलोड सेक्शन में क्लिक हियर टू डाउनलोड यूजफुल नोट्स पर जाकर आप वैल्यूएशन की 4 फाइलें वो डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी चीजें मैंने यहां लिखी है सब वहां पर मिलेंगी। एक बार आप क्विकली इसको गो थ्रू कर लेंगे, सारे के सारे जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं रिवाइज हो रहे हैं आपके, और वहां पर आप उससे एक बार दोबारा वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो ये कंपोनेंट्स हो गए दोस्तों, और कंपोनेंट्स के बाद अगला मुद्दा जो हमको डिस्कस करना है दैट इज क्लोजिंग एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक। Let us clear this confusion when we take closing and when we take average capital employed quickly. पहली बात, लॉजिकली कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होना चाहिए, क्लोजिंग या एवरेज? तो देखो दोस्तों, अगर आप साल के शुरू में 100 रुपए लगाते हैं और साल के दौरान 100 रुपए और लगाते हैं, यानी साल के अंत में आपका 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप चाहते हो मुझे 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो, तो आप बताइए, आप क्या 20 रुपए एक्सपेक्ट करोगे रिटर्न? नहीं। 100 रुपए साल भर लगे और 100 रुपए मिड ऑफ द ईयर 6 महीने के लिए लगे, तो मैं 100 रुपए साल भर पे 10% से 10 और 6 महीने के लिए लगाए गए 100 रुपए पे 10% से 5 रुपए एक्सपेक्ट करूंगा, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन 15 रुपए की होगी। अब अगर आपका बिजनेस 16 रुपए कमा रहा है तो बताओ क्या बिजनेस में सुपर प्रॉफिट है या नहीं है? हां सर है। खत्म हो गई बात। बिजनेस जो प्रॉफिट P&L में दिखा रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो उसने कमाया है किससे? कैपिटल लगाकर। क्या उसकी क्लोजिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, क्या उसकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे एनआरआर मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना सही होगा क्या? नहीं। तो कौन सी कैपिटल लेना सही होगा? एवरेज, जो मैंने कंसेप्ट बताया उस लॉजिक से। यानी विच इज द राइट कैपिटल एम्प्लॉयड टू बी कंसिडर्ड इन क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? द आंसर इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर फिर क्लोजिंग क्यों कंसिडर करते हैं? थामो भाई थामो, बहुत सारा डिस्कशन बाकी है। तो पहला प्रेफरेंस है हमारा कि हम क्या लेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है?
दैट्स अनदर गुड क्वेश्चन। एक तरीका होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को मिला के डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि एनी चेंज इन कैपिटल हैज ऑकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर विच इज अ वैलिड चेंज, और ये असम्पशन नोट लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, पर ये सिर्फ कब पॉसिबल होता है जब क्वेश्चन में या तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हो या फिर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग दी है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं दी गई है, वो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, सिंगल कॉलम की बैलेंस शीट है वैल्यूएशन के क्वेश्चन में, और कहीं नोट्स में ओपनिंग कैपिटल की जानकारी नहीं है, यानी आपके पास ये नहीं है, आपके पास सिर्फ ये है। तो ऐसे केस में फिर हम अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क का कारण सिर्फ एक होगा, और वो होगा प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। यानी हम अज्यूम करते हैं नो फ्रेश कैपिटल इज बीन इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। यह असम्पशन भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये है नहीं, ये है, तो फर्क का कारण क्या है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मेरी ईयर एंड पर कैपिटल है 500 रुपए, मैंने साल भर में प्रॉफिट कमाए 100 रुपए, तो मेरी कैपिटल साल के शुरू में रही होगी 400 रुपए। तो बताओ एवरेज कितनी आएगी? 400 प्लस 500 बटे 2, 450। दूसरा तरीका ये तो है ही नहीं, ये है 500, इस साल कितने प्रॉफिट कमाए? 100 का आधा माइनस कर दो 500 में से, सीधे आ जाएगा 450। यानी 500 माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, अज्यूमिंग प्रॉफिट अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो ऑटोमेटिकली विल गेट एवरेज। कैसे हाफ किया सर? क्लोजिंग में से पूरा माइनस करते तो ओपनिंग आती, फिर दोनों को एवरेज करते, इससे अच्छा आधा ही माइनस करो तो अपने आप बीच में आ जाएंगे। 10 किलोमीटर साल भर में 2 किलोमीटर चला, 12 पर आ गया, तो एवरेज कहां है? 11। सिंपल सी बात है, 12 माइनस 2 का आधा। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है और ओपनिंग नहीं दी है और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। सब दोनों दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग भी है और क्लोजिंग के साथ साथ करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी हैं। अब क्या करूं आप बताओ? जब आपके पास दोनों अवेलेबल है तो फिर आप क्यों क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स ले रहे हो? क्योंकि उसमें तो एक अजम्पशन है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं हुई है। ये भी अजम्पशन है कि जो पैसा अपन ने साल भर बिजनेस में कमाया वो बिजनेस में लगाया। कई बार होता है कुछ पैसा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लग जाता है। ये सारी चीजों के लिए हमेशा ऐसा माना जाता है दैट व्हेन यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन टू बैलेंस शीट, टू लाइंस गिवन इन द बैलेंस शीट कॉलम्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग, क्लोजिंग, then you should always prefer opening plus closing divide by 2। यानी क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आप सिर्फ कब लोगे? जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। यानी ये हमारी मजबूरी है, ना कि हमारी चॉइस। क्लास में इसके मैं ऊपर एग्जाम्पल लेके और जस्टिफाई करता हूं ऐसा क्यों करते हैं। सर कुछ क्वेश्चन हमने वैल्यूएशन के ऐसे देखे हैं जिसमें 3-3 साल की बैलेंस शीट दी होती है कि 2015 में, 2016 में, 2017 में ये बैलेंस शीट है, और 2015 का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी देते थे। ऐसे केस में हम क्या करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दोस्तों अपन जब प्रॉफिट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वी डू नॉट कंसिडर लेटेस्ट लास्ट ईयर प्रॉफिट, वी टेक एवरेज ऑफ ऑल द ईयर प्रॉफिट्स। हेंस टू डू अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन वी शुड यूज एवरेज ऑफ ऑल ईयर कैपिटल एम्प्लॉयड्स। यानी अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा, इनफैक्ट 2 साल से ज्यादा की कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल है, तो फिर आपको एवरेज ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाहिए, जिसे अपन सुपर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। यानी कि आप क्या करोगे? 15 की ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज, 16 की ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज, 17 की ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज, और इन तीनों एवरेज का एक नया एवरेज, ये सुपर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। ये सबसे बेहतर है क्योंकि आप प्रॉफिट 3 साल के एवरेज ले रहे हो तो कैपिटल भी 3 साल की एवरेज लीजिए। कंक्लूजन, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड दिए 2 साल से ज्यादा की,
तो आप सुपर एवरेज लोगे, ओपनिंग क्लोजिंग दिए तो ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज लोगे, ये कुछ नहीं दिया है तो फिर आप क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स लोगे। अगर किसी केस में क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, बैलेंस शीट ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है और करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी नहीं है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? करंट ईयर के प्रॉफिट नहीं होंगे तो फिर हम एफएमपी कैसे निकालेंगे, गुडविल कैसे आएगी? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए दोस्तों जिसमें उन्होंने करंट ईयर का प्रॉफिट देने की बजाय सीधे क्वेश्चन में दे दिया कि कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट एक्स है या एफएमपी वाई है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज प्रॉफिट का आधा माइनस करना एकदम गलत हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपको अजम्पशन नोट लगाना पड़ेगा दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी चाहत नहीं है, मजबूरी है। कब? जब आपके पास क्लोजिंग है और करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है, इसलिए आप एवरेज नहीं निकाल सकते। सिर्फ इस केस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन कह दे कि भैया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है तो फिर तो आईसीआई ने बोल दिया, हम बोलते हैं आईसीआई शत नमन। आपके ऊपर तो कानून नहीं है, लॉजिक नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, आप जो बोले वो बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन ने बोला है क्लोजिंग यूज करना है तो सवाल ही खत्म हो गया, क्लोजिंग ही करोगे। इसके अलावा दोस्त सिर्फ एक और केस बचता है जहां पर हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं और वो केस है अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आता है या तो गुडविल इज 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, या आता है गुडविल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एट 15% रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड तो फिर वहां पर गुडविल कैलकुलेशन में हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होती है। दोस्तों नॉर्मली गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर से आ जाता है सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड है तो उसको डिवाइड कर दो एनआरआर से तो गुडविल आ गई। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो मल्टीप्लाई कर दो परचेज ईयर से तो गुडविल आ गई। लेकिन कोई क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड ही नहीं है और वो बोलता है कि भाई हमारी कंपनी एवरेज 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है और हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, यानी कंपनी 10 लाख कमा रही है और एक्सपेक्टेशन रिटर्न की से फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मान लें कि कंपनी 10 लाख कमा रही है और रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज से फॉर एग्जांपल 20%। तो 10 लाख कमा रही है, 20% एक्सपेक्टेशन और क्वेश्चन ने बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 10 लाख डिवाइड बाय 20% यानी कि कंपनी की वर्थ कितनी आ रही है? 50 लाख। फिर यहां पे आप क्या माइनस करोगे कि आज कंपनी की कीमत कितनी है, यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सपोज वो आ रही है 42 लाख, तो आपको क्या कहना होगा? गुडविल इज 8 लाख। यहाँ एवरेज यूज नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। ये दोस्तों मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजों के पीछे लॉजिक्स हैं, प्लस मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने जो दिया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्लस पीएम के क्वेश्चन इसी लॉजिक से सॉल्व किए गए। आप अगर ये सुनने के बाद पीएम के क्वेश्चंस देखोगे आपके आंसर्स मैच होंगे। देयर इज अ बैकग्राउंड बिहाइंड एवरीथिंग। और एक और लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर एज सच अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है पीएम में या स्टडी मटेरियल में, लेकिन हमारे रिवीजन लेक्चर में हम सिर्फ वो नहीं कवर करते जो अभी तक आया है, वो भी करते हैं जो आने वाला है। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आप कंपनी हमारे प्रॉफिट्स प्रोजेक्ट कर रही है, ट्रेंड लाइन अगर आपने कभी सुना हो, तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट अगले 5 साल के हैं उसका एवरेज लेके गुडविल निकालना है। तो क्योंकि आप प्रॉफिट आगे के साल के प्रोजेक्ट करके गुडविल निकाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको पिछली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए आज क्लोजिंग में क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है।
तो फाइनली दोस्तों मैं आपके लिए कंक्लूड कर रहा हूँ इस पूरे डिस्कशन को, जिसको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से इन बोर्ड नोट्स में दे रखा है। अब बोनलोड डाउनलोडेड है, इसको रखेंगे हमेशा अपने दिल के करीब। दिस विल ऑलवेज फॉर एवर रिमूव योर कंफ्यूजन ऑफ व्हेन टू यूज एवरेज और व्हेन टू यूज क्लोजिंग। रिकैप के अंदर, रिवीजन लेक्चर के अंदर एक रिकैप सुनिए ध्यान से इसको। ए, हमारी चाहत है कि हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा यूज करें। बी, एवरेज में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी सुपर एवरेज, जब 2 साल से ज्यादा की कैपिटल एम्प्लॉयड हो। वो नहीं है तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जब ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो। वो नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। किस केस में मैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करूंगा, एवरेज नहीं करूंगा? ए, जब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है और मेरे पास करंट ईयर के प्रॉफिट ही नहीं है, इसलिए मैं एवरेज निकाल ही नहीं सकता। प्रॉफिट सीधे एवरेज दिए हुए हैं, करंट ईयर के नहीं दिए, मजबूरी। बी, क्वेश्चन ने दे दिया है कि क्लोजिंग यूज करो, ICI। सी, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वहां पे फिर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे। और डी, अगर क्वेश्चन में पास्ट प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकाल रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उससे एवरेज प्रॉफिट FMP निकाल के गुडविल निकाल रहे हैं, तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग ली जाएगी। ये 4 केस में क्लोजिंग होती है, बाकी सब केस में एवरेज। और एवरेज में प्रेफरेंस इज सुपर एवरेज, देन ओपनिंग क्लोजिंग, देन करंट ईयर माइनस, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट टू द utmost possible extent. Everything covered about average capital employed. Now, एग्जाम में आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको ये 2 मेथड यूज में आते हैं, एक तो ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज और एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट्स। दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या माइनस करना होता है? हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। यहां एक छोटा सा कैच है, आप माइनस क्या करोगे? हाफ ऑफ करंट ईयर रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान रखना, वी डू नॉट डिडक्ट हाफ ऑफ FMP. FMP इज फ्यूचरिस्टिक, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज पोस्टमॉर्टम। एवरेज मतलब अभी जो कैपिटल क्लोजिंग है, जो ओपनिंग थी, उसका एवरेज, यानी जो पिछले साल के एक्चुअल प्रॉफिट है उसका आधा माइनस करना है। तो पिछले साल के जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट्स का आधा माइनस करने का मतलब आने वाले समय में जो प्रॉफिट होने वाले हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे FMP का आधा माइनस नहीं होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट का आधा माइनस होता है। करंट ईयर के कौन से प्रॉफिट? पोस्ट टैक्स। क्योंकि बिजनेस में आपने इस साल में कैपिटल कितने से इंक्रीज की है? प्री टैक्स प्रॉफिट से या पोस्ट टैक्स से? पोस्ट टैक्स से, क्योंकि टैक्स तो आपने मोदी जी के लिए कमाया। तो आप क्या माइनस करोगे? हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट वो भी कौन से? रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड का मतलब क्या? दोस्तों, वैल्यूएशन के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक, जिसमें हमें कहा जाता है कि इस एसेट की ये मार्केट वैल्यू है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड पे उसे मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स, जैसे कि स्टॉक। अगर क्वेश्चन में कहा है कि मेरी स्टॉक बुक्स में आ रही है 1 लाख की, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू है 1,20,000, या वैल्यूएशन के लिए मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं 90,000 पे। नॉर्मली 90 वैल्यू होगी तो फिर बुक्स में भी 90 आना चाहिए, पर हो सकता है कि बैलेंस शीट डेट, वैल्यूएशन के डिस्कशन अलग अलग डेट्स पर हों। बट अगर क्वेश्चन में कहा है कि बुक्स में स्टॉक 1 लाख आ रहा है और इसका अग्रीड वैल्यूएशन है, गुडविल वैल्यूएशन के लिए स्टॉक का अग्रीड वैल्यूएशन है 1,20,000, तो दोस्तों क्या ये 20,000 रुपए रेक्टिफिकेशन है? क्या नहीं है। तो क्या करंट ईयर के प्रॉफिट में 20,000 ऐड करेंगे? क्या नहीं। आपको बोल दिया करंट एसेट्स आर टू बी वैल्यूड अपवर्ड्स बाय 10%, दिस विल नॉट अफेक्ट योर करंट ईयर प्रॉफिट्स। अगर आपको बोल दिया कि कंपनी ने स्टॉक को गलती से 20,000 से अंडर वैल्यू कर रखा है, कंपनी कोई स्टॉक रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो फिर ये तो बुक्स में एडजस्ट होगा, ये तो रेक्टिफिकेशन है। तो आप पहले क्या करोगे? करंट ईयर के प्रॉफिट में 20,000 बढ़ाओगे, उसका टैक्स इफेक्ट दोगे और फिर जो प्रॉफिट आएंगे उसका आधा माइनस करोगे। किसमें? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, टू गेट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू गेट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यू डू नॉट सी प्रोजेक्टेड फ्यूचरिस्टिक FMP प्रॉफिट्स, you rather see past year actual profits, जिसको बोलते हैं करंट ईयर रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलिए, तो इसे
कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा डिस्कशन पूरा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह के प्रैक्टिस किए हुए हैं और अब हम आ जाते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वंस यू हैव स्टडीड व्हाट डू वी मीन बाय ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड व्हेन टू यूज व्हाट, द नेक्स्ट बिग इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट उर्फ एवरेज प्रॉफिट। एग्जाम में भी राइट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आपने क्या निकाल लिया है कि बिजनेस में पैसा कितना लगा है, राइट? उस पैसे से हमें यह पता है कि नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेशन यूजर्स की कितनी है, राइट? इसके सामने हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कितने कमा रहा है और देख रहे हैं कि क्या हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर नॉर्मल प्रॉफिट कंपेयर विद एक्चुअल प्रॉफिट्स, डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट फॉर गुडविल। अब मैंने बोला कि हमारी कंपनी एक्चुअल में कितने प्रॉफिट कमा रही है, तो मुझे सबसे पहले सवाल का आपको जवाब यह देना है कि इस साल हमारी कंपनी ने 50 लाख कमाए, जबकि पिछले सालों में अगर हम देखें तो कंपनी नॉर्मली 30 लाख रुपए कमाती आई है। आप बताओ क्या गुडविल वैल्यूएशन 50 लाख से होना चाहिए या 30 लाख से? अगर मैं कहूं कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स आज 50 है, पिछले साल तो 60 थे, पर उससे पहले है ना 30 ही थे, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप बताओ कोई भी आपके बिजनेस को आज खरीदेगा तो क्या इस साल के प्रॉफिट से गुडविल वैल्यू कर लेगा क्या? नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। स्कूल में हमारे जब मार्क्स आते थे यूनिट टेस्ट के, एसए, डीए, फाइनल एग्जाम्स, हाफ ईयरलीज, क्या किया जाता था? इन मार्क्स का एक एवरेज लिया जाता था और उससे हमारा परसेंटेज निकाला जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपका परफॉर्मेंस हो सकता है एक टेस्ट में एकदम ऊपर, एक में एकदम नीचे जाए। एवरेज दोस्तों इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन measure of central tendency. It's a very very common measure, basis, method to determine what should be treated as the right value. इसका मतलब है कि आपके मार्क्स कभी 10, कभी 9, कभी 8 आते हैं तो हम बोलते हैं यार ये एवरेज 9 मार्क लाने वाला स्टूडेंट है। आपके मार्क्स 10, 10, 10 और कभी 9 आए तो हम बोलेंगे कि यार ये बंदा तो एज सच क्या है, दिस इज बेसिकली अ गाय हु इज गेटिंग 10 मार्क्स। पर यहां पे आप जो एवरेज ले रहे हो ये मोड से ले रहे हो, 10, 10, 10, 9। नॉर्मली प्रॉफिट्स में हम मोड यूज नहीं करते, मीडियन यूज नहीं करते, मीन यूज करते, यानी सिंपल एवरेज ले लेते। हाँ, अगर आप प्रूव कर दो कि भाई मेरे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कि पहले मैं 7 लाता था, फिर मैं 8 लाया, फिर मैं 9 लाया, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि यार इसके चांसेस आने वाले समय में ज्यादा मार्क्स लाने के ज्यादा है, 7, 8, 9। यानी मैं सिंपल एवरेज 8 की बजाय किस पर जाना प्रेफर करूंगा? से समवेयर नियरर टू 9 rather than going to 8. That means I will actually want to give weights to my profits. हालांकि अगर आप प्रूव कर सको कि बॉस 7, 8, 9 का एवरेज क्यों लूं, 7, 8, 9 का मतलब है कि मैं तो अगली बार 10 स्कोर करूंगा, ऐसा आप सिर्फ तब कह सकते हो when you can assure that yes you have an established trend. It could be increasing or it could be decreasing. जैसे अगर हम एक ट्रेंड एस्टैब्लिश कर दें कि सीपीटी में हम लाए 80%, आईपीसीसी ग्रुप 1 में लाए हम 55%, आईपीसीसी ग्रुप 2 में लाए हम 51%, तो हम एक ट्रेंड एस्टैब्लिश कर सकते कि फाइनल में अपने कितने आएंगे। नहीं, अपने प्रेडिक्ट नहीं करना। तो दोस्तों जब आप ट्रेंड एस्टैब्लिश करते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो? आप एवरेज नहीं लेते हो, आप प्रोजेक्ट करते हो 7, 8, 9, यानी अब होंगे 10, 11, 12 और सो ऑन। इसे बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन मेथड। हम बोलते हैं यहाँ ट्रेंड नहीं है, पर हाँ 7, 8, 9 यानी एवरेज 8 कमा रहे हैं, पर चांसेस 8 से ज्यादा कमाएंगे क्योंकि हम बढ़ती दिशा में है। ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में हमेशा सबसे ज्यादा किसको वेट दिया जाता है? जो सबसे नजदीक होता है। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे 2015, 16, 17 के 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो मैं सबसे ज्यादा वेट किसको दूंगा? जो सबसे नजदीक है। तो 2015, 16, 17, तो 17 को सबसे ज्यादा वेट देंगे, यानी 3, 16 को 2, 15 को 1।
कभी कोई क्वेश्चन आए कि ये कंपनी को लगता है कि इसके अगले 3 साल के प्रॉफिट 2018, 2019, 2020 के प्रॉफिट होंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो आप ट्रेंड कैसे दोगे पता है आपको? 18 में 1 लाख सपोज, 19 में 2 लाख, 20 में 3 लाख, तो आपकी ट्रेंड कैसी आएगी मालूम है? 18 को देंगे 3, 19 को देंगे 2 और 20 को देंगे 1। क्यों? क्योंकि आज से सबसे नजदीक क्या है? 18, तो उसको सबसे ज्यादा वेट देते हैं। तो ट्रेंड वेटेड एवरेज में क्या किया जाता है? नियरेस्ट ईयर इज गिवन द हाईएस्ट वेट, ओल्डेस्ट ईयर इज गिवन द लोएस्ट वेट, एंड वी यूजुअली गिव द रेट विद अ डिफरेंस ऑफ 1। एग्जाम में नॉर्मली वेटेड एवरेज कब यूज करते हैं? जब एकदम क्लियर कट आप देख सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज या तो सेम अमाउंट का है या सेम रेशियो में, यानी कि 10, 20, 21 में वेटेड एवरेज नहीं करते, सिंपल एवरेज लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट है तो वी गो फॉर सिंपल एवरेज ओनली। तो सबसे पहली बात मैं ये बोल रहा था कि किसी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो हम करंट ईयर के प्रॉफिट्स की बजाय 2, 3, 5 सालों का एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट्स आने वाले सालों में वो ऑनगोइंग बेसिस पे कमाएगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ये बात तय हो गई दोस्तों कि गुडविल वैल्यूएशन में जो बायर है वो आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बजाय क्या लेना प्रेफर करेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यू शुड कैलकुलेट द पास्ट प्रॉफिट्स। तो दोस्तों स्टेप 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 इज एफएमपी। जैसे आप कंसोलिडेशन में 3 स्टेप्स लगाते हो ना, स्टेप 1 सीओसी, स्टेप 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, स्टेप 3 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड कंसोलिडेशन, नॉट इन डेज। सेम इसी तरह से मैं अपनी क्लास में वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ईसॉप, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हर पर्टिकुलर जगह स्टेप्स बता देता हूं। उसका कारण क्या होता है? मैं स्टेप्स भी बता देता हूं और ये सीक्वेंस भी बता देता हूं, और मैं ये भी बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कभी भी मेरे स्टेप का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अपन सीक्वेंस बनाते ही यूनिवर्सली है। वैल्यूएशन में मैं आपको एक टिप देता हूं, हमेशा एग्जाम में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, उसके बाद में एफएमपी निकालना, और स्टेप 3 गुडविल। हमेशा देखना आप कैपिटल एम्प्लॉयड से पहले अगर आप एफएमपी निकालने चले गए तो आप एफएमपी निकालो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, आपको जरूरत लगेगी कि यार एफएमपी में कुछ गड़बड़ हुई है, उसको चेंज करना है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का इंपैक्ट एफएमपी पे जाता है, एफएमपी का इंपैक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड पे नहीं जाता। एनीवेज, तो स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पहला नेट एसेट्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लेना है तो। इसी तरह से एफएमपी को 3 स्टेप में मैं डिवाइड करता हूं। अगर आप फास्ट के स्टूडेंट नहीं रहे हैं और आपने कहीं और से एफआर पढ़ा है और आप एक दूसरी तरकीब यूज करने में अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप तरकीब चेंज करो, पर आप ये तरकीब सुन लो। क्यों? क्योंकि आप तरकीब अपनी यूज करना, लेकिन एग्जाम में अटक जाओ तो ये सीक्वेंस आपको बहुत काम में आएगा। आप स्टेप नंबर भले ही वैसे मत लिखना, पर आप फॉलो उस सीक्वेंस में करना, यू विल बी रियली रियली कंफर्टेबल। तो दोस्तों स्टेप 2 एफएमपी, स्टेप 2 एफएमपी में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 का पार्ट ए, मैं क्या बोलता हूं? पार्ट ए इज पास्ट प्रॉफिट्स। पास्ट प्रॉफिट क्यों निकालना है? क्योंकि हमें एवरेज लेना है, ये बात तय हो गई। तो पास्ट प्रॉफिट में हमें क्या करना है? पिछले कई सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है। तो सर इसमें स्टेप लगाने की क्या जरूरत थी? 2 का एक अलग स्टेप क्यों बनाया? 2 के अंदर एक पूरा स्टेप क्यों बनाया? सुन लो उसके 2 कारण। पहला, पास्ट प्रॉफिट में नॉर्मली ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में या तो 3-4 साल के प्रॉफिट देंगे या 1 ही साल का प्रॉफिट होगा। 1 ही साल का है तो फिर उसी को एवरेज मानना पड़ता है। सबसे पहली चीज, अगर आपको 3 से 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट्स जो दिए हैं वो देख लेना पोस्ट टैक्स है या प्री टैक्स है। सर हमें कौन से यूज करना है? ए, अगर क्वेश्चन में टैक्स एडजस्टमेंट करना है, ये कैसे पता पड़ता है? या तो क्वेश्चन में टैक्स रेट दी हुई है या फिर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन दी है और करंट ईयर प्रॉफिट दिए हैं जिससे टैक्स रेट निकाली जा सकती है। अगर ऐसा है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि टैक्स एडजस्टमेंट्स करने। अगर टैक्स रेट भी नहीं दिया और प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स अलग से नहीं दिया है तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप ये अज्यूम कर लीजिए कि टैक्स के एडजस्टमेंट करना संभव नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट ना दी है ना निकाली जा सकती है।
अगर क्वेश्चन में टैक्स के एडजस्टमेंट है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्टेप 2 एफएमपी के पार्ट ए पास प्रॉफिट में अपने प्रॉफिट को हमेशा प्री टैक्स कर दो, क्योंकि सारे के सारे आगे के एडजस्टमेंट जो होंगे वो सब प्री टैक्स होंगे। जैसे आपका स्टॉक का रिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, वो सब अमाउंट प्री टैक्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर आपने यहाँ पोस्ट टैक्स फिगर ले लिया और बाद में आपने बोला कि भाई 10,000 रुपए से स्टॉक को हमने गलती से अंडर वैल्यू कर दिया था, तो 10,000 रुपए से बढ़ाओ। अब 10,000 से बढ़ाओगे तो उसका अगर 30% टैक्स रेट है तो इफेक्टिव तो 7,000 ही बढ़ेगा। अब आप एडजस्टमेंट करते समय भूल जाओगे कि मुझे हर चीज पोस्ट टैक्स करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्री टैक्स होगी। तो बेहतर है कि आप प्रॉफिट प्री टैक्स ले लो, सारे एडजस्टमेंट प्री टैक्स कर दो और आखिरी में टैक्स का एडजस्टमेंट दे देना। एक और पते की बात, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पास्ट टैक्स रेट अलग होती है और फ्यूचर टैक्स रेट अलग होती है। क्योंकि हम एफएमपी निकाल रहे हैं इसलिए हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर के लेते हैं, लेकिन टैक्स रेट फ्यूचर ईयर की लेते हैं। इसलिए भी हमेशा पीबीटी बेस्ड एडजस्टमेंट करना ही सजेस्टेड है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन पीएटी से थोड़े जल्दी सॉल्व हो जाए, पर मैं कभी स्टूडेंट को ऐसी सलाह नहीं देता कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझना कि आपका स्टेप सीक्वेंस या उसके अंदर कंटेंट कौन सा आएगा, क्योंकि वहां आप 30 सेकंड बचाने के चक्कर में कई सारे क्वेश्चंस में अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे। अपनी तरकीब एकदम सटीक है। स्टेप 2 एफएमपी पार्ट ए पास प्रॉफिट, ऑलवेज टेक पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स अनलेस टैक्स एडजस्टमेंट्स आर नॉट टू बी डन इन दी क्वेश्चन। दूसरा, जब आप पास प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है कि करंट ईयर यानी जो लेटेस्ट ईयर है उसके प्रॉफिट्स दिए नहीं जाते हैं। अगर नहीं दिए और निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मली ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, तो उसमें आपको करंट ईयर के प्रॉफिट कैसे निकालना है? इंक्रीज इन जनरल रिजर्व्स, इंक्रीज इन P&L plus proposed dividend if any of current year or dividend payable if any of current year which is shown in the current year liabilities। proposed dividend अब दिखेगा नहीं लेकिन dividend payable दिख सकता है। तो आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इंक्रीज इन रिजर्व प्लस इंक्रीज इन P&L प्लस डिविडेंड पेबल इफ एनी ऑफ द करंट ईयर। इंक्रीज इन डिविडेंड पेबल नहीं लेते, करंट ईयर का डिविडेंड पेबल लेते हैं, क्योंकि पिछले साल का तो पे हो गया। ये जो प्रॉफिट आएगा ये कौन सा होगा? आफ्टर टैक्स। फिर इसमें टैक्स एडजस्टमेंट करोगे तो बिफोर टैक्स आएगा। ये हो गया अपना स्टेप ए, जिसमें अपन ने क्या निकाल लिया? पास्ट प्रॉफिट। मैं इसको क्लास में पीपीटी बोलता हूं, पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन स्टेप 2 एफएमपी का स्टेप बी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स टू पास्ट प्रॉफिट। प्यार से एप, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स। व्हाट इज एप? एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स। देखो, आई हैव अ सिस्टम गोइंग वेरी सीक्वेंशियली, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार स्टूडेंट की आदत लग गई ना, फिर उसको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है जस्ट लाइक अ फिल इन द बैंक्स। उसके दिमाग में एक टेबल होता है कि ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, बस इंफॉर्मेशन उठा के डालते जाओ। व्हाट इज एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट? समझना, गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, कोई आपका बिजनेस ले रहा है, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए एक चीज समझ में आ गई कि वो आपके इस साल के नहीं लेकिन पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेगा। तो पहले आपने पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। अब हो सकता है कि आपके प्रॉफिट में ऐसा दिया हो कि कंपनी ने इस साल में एक 50,000 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम करी। अब सामने वाला उसके लिए तो आपको गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। सेकेंड, अपन ने देखा था जब अपन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के कारण बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स में हुए थे। जैसे अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है तो उस गुडविल को कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट पे ऐड करते हैं, लेकिन उसका अमोर्टाइजेशन P&L में माइनस हुआ है तो ऐड बैक करते हैं। फिक्टिशियस असेट को कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन उसका राइट ऑफ अगर कुछ हुआ है तो ऐड बैक करते हैं, क्योंकि याद करो खरीदने वाले को फिक्टिशियस असेट का पैसा नहीं देना है, तो उसके लिए उसका कोई खर्चा भी बुक नहीं होगा, तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। थर्ड, हो सकता है कोई रेक्टिफिकेशन दिया ऑडिटर में, बैड डेट बुक करना रह गई, इस तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। फोर्थ, कई बार ऐसा भी होगा कि फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू किया है। अब मुझे एक बात बताओ, जमीन तुम्हारी अगर बोला है कि बुक्स में 5 लाख की आ रही है, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन में उसको 6 लाख पे कंसिडर करना है। ए, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है क्योंकि खरीदने वाले को तुम्हारे बिजनेस के लिए 6 लाख रुपए देना पड़ेंगे जमीन के नाम पे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन 6 लाख पे आएगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 6 लाख आ गया।
बी, ये जो तुम्हारी गुडविल लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है 1 लाख से, क्या ये 1 लाख रुपए आप अपने प्रॉफिट में ऐड करके बोल सकते हो क्या देखो मेरा बिजनेस 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। सामने वाला इसके पैसे नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होता और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। गुडविल वो सिर्फ किसके लिए दे रहा है? जो आपके बिजनेस प्रॉफिट है। इसलिए दोस्तों ऐसा हो गया ना कि अब पास्ट प्रॉफिट में तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ए, जितनी नॉन रेकरिंग आइटम है, नॉन रेकरिंग आइटम्स कैसी हो सकती हैं? लाइक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन एनी पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के कारण हो सकता है किसी एक साल में एडजस्टमेंट आया हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो सकती हैं, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, गेन, ये सब नॉन रेकरिंग है। दूसरा आप बोल सकते हो एडजस्टमेंट की जरूरत है नॉन ऑपरेटिंग इनकम की, जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड है, ये नॉन रेकरिंग भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। तीसरा एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन के होंगे कि प्रॉफिट गलत निकला है तो सही करो। चौथे फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल का अमोर्टाइजेशन एड बैक करने के हो सकते हैं। पांचवा, जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है दोस्तों तो एक चीज और होती है। अगर आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले रहे हो तो आप चाहोगे कि तीनों साल में अकाउंटिंग पॉलिसी एक समान है। अब समझो कि पॉलिसी आपकी क्या हुई है, अभी इस साल चेंज हुई है, तो आप क्या करोगे? जो लेटेस्ट पॉलिसी है उस पॉलिसी से पिछले 2 साल के प्रॉफिट को रीस्टेट कर दोगे। तो अगर इस साल मैंने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मेथड पे आ गया तो पिछले और उसके पिछले साल दोनों साल में मैं बोलूंगा अगर मैं डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्री लगाता तो कितना लगता और प्रॉफिट निकालूंगा, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट डब्ल्यूडीवी मेथड से निकल रहा है, तो उसके कारण आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यू हो रही है तो उसका प्रॉफिट तो नॉन रेकरिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर आपकी करंट एसेट्स में रिवैल्यूएशन है, ध्यान रखना रेक्टिफिकेशन तो एडजस्ट हो गई, रिवैल्यूएशन है तो माना जाता है ये भी ए रेकरिंग है, हर साल होता होगा, बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेटिंग है। यानी ध्यान रखना रिवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, करंट एसेट्स विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द पास्ट प्रॉफिट्स। सर एक और बात, सर फिक्स्ड एसेट रिवैल्यू की है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो नॉन रेकरिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो हम पिछले साल के प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे। पर फिक्स्ड एसेट के रिवैल्यूएशन से आने वाले सालों में डेप्री ज्यादा लगेगा तो क्या उसका एडजस्टमेंट करेंगे? वेरी गुड, लेकिन वो ये स्टेप में नहीं करना, इसलिए मैंने इस स्टेप का नाम दिया एडजस्टमेंट टू पास्ट प्रॉफिट, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स ऐप। फिक्स्ड एसेट रिवैल्यू होने के कारण उस पर डेप्री ज्यादा लगेगा। किसको? मैंने अब बायर को 5 लाख की एसेट दी 10 लाख में, तो अब उसको अपने बिजनेस में 10 लाख रिकवर करना है, यानी उसका डेप्रिसिएशन डबल हो गया। तो वो क्या करेगा पता है? वो पहले आपके पास प्रॉफिट देखेगा, उसका एवरेज निकालेगा, वो बोलेगा ये प्रॉफिट मैं कमाता पर अब मेरा इंक्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन होने के कारण थोड़ा कम कमाऊंगा। इसका मतलब डेप्री का इंक्रीज इज नॉट एन एडजस्टमेंट टू पास्ट प्रॉफिट, इट इज एन एडजस्टमेंट टू पास्ट प्रॉफिट टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, विच वुड बी स्टेप सी ऑफ पार्ट स्टेप 2। I repeat, which will be step C of step 2। यानी स्टेप 2 में निकालना है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए पहले निकालो पास्ट प्रॉफिट, फिर उस पास्ट प्रॉफिट में कर दो सारे प्रकार के एडजस्टमेंट। ये जो पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता है इसमें दोस्तों क्या करते हैं? ईयर वाइज बना देते हैं, 2015, 2016, 2017, ताकि अगर किसी का इंपैक्ट अलग अलग सालों में जा रहा है तो हम सब सालों को एडजस्ट कर सकें। ये सारे एडजस्टमेंट करके मेरे पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हो जाएंगे एडजस्ट, और कौन से प्रॉफिट आ जाएंगे? रेकरिंग, ऑपरेटिंग, जो गुडविल वैल्यूएशन में कंसीडर करना है। इन प्रॉफिट का फिर मैं एवरेज लूंगा, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज या ट्रेंड लाइन से, और ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा मैं मानूंगा ये प्रॉफिट में फ्यूचर में कमाने वाला हूं। फिर उस प्रॉफिट पे अगर कोई फ्यूचर में एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल सेविंग या डेप्रिसिएशन का चेंज है तो वो मैं दूंगा। उसके बाद में फिर उसका टैक्स माइनस करके मैं निकालूंगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। स्टेप 2 एफएमपी, पार्ट ए पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पार्ट बी एडजस्टमेंट टू पास्ट प्रॉफिट्स, पार्ट सी future maintainable profits. By A, first getting the average of the past adjusted profits and then doing
those adjustments which are going to affect in the future years, and then doing the tax adjustment and then getting the FMP. ऐसे चलता है। तो दोस्तों स्टेप 2 में टोटल जितने भी प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं ना, मैंने इनको 7 पार्ट में कंक्लूड किया है। इन 7 के अलावा कोई 8वें प्रकार का एडजस्टमेंट कभी भी पास्ट प्रॉफिट में नहीं हो सकता। रेक्टिफिकेशन, रिवैल्यूएशन पर सिर्फ करंट एसेट लाइबिलिटी का, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की कंसिस्टेंसी लाने के लिए सारी नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस का एडजस्टमेंट, including non-trade investments, and any other adjustment to past profits if at all question specifically requires it to be. Otherwise it will be just these 6. तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है। अब दोस्तों मैं जो एक बात बता रहा था वो रिपीट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन ने कहा है बुक्स में डेटर 50,000 के हैं पर गुडविल वैल्यूएशन के लिए उनको 40,000 पर वैल्यू करने की बात की गई है। ए, कैपिटल एम्प्लॉयड में डेटर कितना लोगे? 40,000 क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। बी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर हमें क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट करना है तो जो हमारे लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे, क्या उसमें 50,000 के डेटर को 40,000 पे लाने से जो 10,000 रुपए का रिडक्शन हुआ है, क्या वो मैं अपने करंट ईयर प्रॉफिट में माइनस करूंगा? नहीं, बिकॉज दिस इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, दिस इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन। क्योंकि क्वेश्चन कहा है 50 के डेटर को गुडविल वैल्यूएशन के लिए 40 पे अग्री किया गया। थर्ड, जब मैं एफएमपी निकालूंगा तो एफएमपी में मैं पहले पास प्रॉफिट निकालूंगा, फिर एडजस्टमेंट करूंगा। क्या ये 10,000 रुपए का जो डेटर का रिडक्शन हुआ है, क्या इससे मैं अपने लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट 10,000 से कम करूंगा? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे क्या माना जाएगा? रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट। इसे रेकरिंग और ऑपरेटिंग माना जाएगा। यानी ये माइनस होगा, प्रॉफिट जो निकलेगा वो प्रॉफिट मेरे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के काम आएगा। क्योंकि मुझे प्रॉफिट कौन से निकालना है? पास्ट प्रॉफिट से जो मैं फ्यूचर में कमाऊंगा। पर कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी निकालना है? जो मैंने पास्ट ईयर में एवरेज यूज की, उसमें फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बात बोल रहा था, बीच में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक तार छेड़ दिया है, लेकिन सुर समझ में भी नहीं आएगा, बाद में आएगा, अब आएगा। अगर कभी बोला जाए बैड डेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसका इंपैक्ट होगा, बैड डेट रिकॉर्ड होने से डेटर कम होगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय अगर आपको क्लोजिंग में हाफ ऑफ करंट ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट, रेक्टिफाइड प्रॉफिट लेना है तो उसमें भी आप वो बैड डेट माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन है। जब आप ऐप निकालोगे एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट, तब वहां पर भी आप ये बैड डेट माइनस करोगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट में, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन ऑफ डेटर है तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग निकालते समय डेटर नहीं वैल्यू पे आएगा, लेकिन करंट ईयर प्रॉफिट्स, रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यूज होते हैं वो चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐप निकालते समय आप उस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देंगे, क्योंकि आप उसे ऑपरेटिंग रेकरिंग नेचर का मानेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन में पता करने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। पुराने क्वेश्चन, आज से 5 साल पहले, 10 अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बड़े एम्बिगुअस होते थे। आप देखेंगे वैसे सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जब वापस पूछे ना तो क्लियरली लिखा। नॉर्मली कैसे पता पड़ता है? पढ़ के समझ में आए कि इसका बुक्स में एडजस्टमेंट करना है, मतलब वो रेक्टिफिकेशन है। बुक्स में नहीं एडजस्ट करना सिर्फ गुडविल के लिए, तो वो रिवैल्यूएशन है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इन सब के फिर जो मैंने आपको समझाया, इन सब के ब्रीफ में पॉइंट्स और सबके ऊपर प्रैक्टिस के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में लेता हूं, ताकि हर कॉन्सेप्ट को अपन डिटेल में और समझ सके। और बस इसके बाद हम हमारा आखिरी स्टेप 2 का आखिरी स्टेप आता है, विच इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। एफएमपी कैलकुलेशन में क्या किया जाता है? तो दोस्तों When you calculate your FMP, मैंने आपको बता दिया, इसमें पहले आप क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे? जो अपन ने ऐप निकाला एडजस्टेड पास प्रॉफिट, इन सब का एवरेज लेंगे। एवरेज मैंने बताया सिंपल या वेटेड या ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब प्रोजेक्ट करते हैं और फिर उसका वेटेड एवरेज लेते हैं। यहाँ पे फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग होगा और फिर उससे एफएमपी निकालते हैं। नॉर्मली एफएमपी निकालते समय क्या एडजस्टमेंट होते हैं? तो एक बार आपने पास प्रॉफिट का एवरेज ले लिया, ये कौन से प्रॉफिट होंगे? बिफोर टैक्स। तो इनका एवरेज लेके फिर आप इसमें पहले क्या करो? कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है that the company is expecting that managerial remuneration will increase by 50,000 per annum.
तो वो आगे बढ़ने वाली है तो माइनस कर दो। कई बार ऐसा होता है कंपनी हैज कंप्लीटेड अ रिसर्च एंड द रिसर्च एक्सपेंस ऑफ 10,000 पर एनम आर नो मोर एक्सपेक्टेड, तो अब ये खर्चे नहीं लगेंगे तो आप इसको क्या करो 10,000 को एफएमपी में ऐड कर दो। ये सब पिछले साल का एडजस्टमेंट नहीं है, ये आने वाले सालों में नहीं होंगे, इसलिए ये एफएमपी के एडजस्टमेंट है। तो ये ऐप का एडजस्टमेंट नहीं है, एफएमपी का है। इसके अलावा जितने फिक्स एसेट्स जो डेप्रीशिएबल थे और रिवैल्यू हुए, उन सबका डेप्री जो अभी तक लग रहा था और लगेगा उसमें चेंज होगा। तो उनके जो डेप्रिसिएशन के चेंजेस हैं वो चेंजेस भी अब आप एफएमपी में प्लस माइनस करो। ये सब करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप फ्यूचर टैक्स रेट से टैक्स माइनस करो। इसमें नॉर्मली एक अजम्पशन ले लीजिएगा कि जो डेप्रिसिएशन के चेंजेस है वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होंगे, इसलिए आप डेप्रिसिएशन चेंजेस से पहले जो आपका एफएमपी आया है उस पर आप अपनी टैक्स रेट अप्लाई करिए। वो फ्यूचर टैक्स रेट से आपका टैक्स एक्सपेंस आएगा, माइनस करके यू विल गेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। एफएमपी आफ्टर टैक्स आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। स्टेप 3, कैपिटल एम्प्लॉयड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कंपेयर करना है एफएमपी से, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल गिव यू सुपर प्रॉफिट। Into number of purchase year will give you goodwill with purchase years. Divide by capitalization rate will give you goodwill as per capitalization method. This completes how to value goodwill. And normal rate of return में ध्यान रखना क्वेश्चन में दी जाती है, कभी नहीं दी हो तो एनआरआर निकालने का दूसरा तरीका होता है 1 by price earning ratio into 100. This is another method. गुडविल वैल्यूएशन यहां कंप्लीट होता है। दोस्तों यही आपका बेस बनता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप देखेंगे तो प्राइमरली 3 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है असेट बेस्ड, एक होता है इनकम बेस्ड और एक होते हैं अलग अप्रोच। अलग अप्रोच में हो सकता है फेयर वैल्यू मेथड जो इन दोनों का एवरेज हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच जिसमें हम कैश फ्लो से वैल्यूएशन करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। नेट एसेट मेथड अप्रोच पे अगर आप जाओगे दोस्तों तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए नेट एसेट मेथड में पहला स्टेप क्या होगा, गुडविल वैल्यूएशन। क्योंकि बिजनेस की नेट एसेट्स के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में फिर क्या ऐड करोगे, गुडविल, एंड देन यू विल डू एडजस्टमेंट फॉर कॉल्स इन अरियर्स, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल। यू विल एड अप द एसेट्स व्हिच यू हैड लेफ्ट इन गुडविल वैल्यूएशन लाइक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, आइडल एसेट्स, ये सब ऐड करके आप निकालोगे नेट एसेट्स विच आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि वहां पे हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, इक्विटी शेयर्स की। और इक्विटी शेयर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिजनेस की सारी एसेट्स कंसिडर करके। सारी एसेट्स में ट्रेड नॉन ट्रेड सब ऐड होगी, गुडविल भी ऐड होगा। तो ये बोल सकते हैं कि गुडविल वैल्यूएशन वुड बी स्टेप 1 to the next step, which is going to be valuation of share using the net asset approach. If you go with earning approach, price earning multiple approach, market value based approach, discounted cash flows approach, obviously then the treatments are different. This lecture we will complete here with valuation of goodwill. Thank you very much for watching. Please give your feedback in the comments video. There is a it's very inspiring to read all the comments, and obviously all the comments which you gives us a feedback to kind of improvise the next lecture. I think this particular lecture of valuation will give you a lot of insights, and this will really help you to achieve our objective. जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि वैल्यूएशन के क्वेश्चन में प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट एडजस्टमेंट which may come for the first time in the exam. Do not just prepare for questions which have been already asked in the exam, but prepare for that additional extra adjustment which may come in the exam, because मैंने आपको बताया था अगर एक एडजस्टमेंट गलत होगा तो आपका गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट गलत होगा। ये गलत होने से उस एडजस्टमेंट के मार्क्स प्लस आंसर गलत होने के 2 मार्क्स आपके कटना तय। अप्रोच में कुछ इस तरह की यूज करता हूं कि हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ के हर कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चन से समझ सके कि इसका इफेक्ट गुडविल में, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या जाएगा, एफएमपी में क्या जाएगा और इससे गुडविल पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऐसा करने से हमारे लिए एक 16 मार्क या 8 मार्क का क्वेश्चन के हर एडजस्टमेंट अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है।
मैं उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट वहीं करके खत्म कर देता हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे पूरा क्वेश्चन आएगा, बनेगा, अब सिर्फ मुझे क्लैरिकली इसको सही करना है, जो प्रैक्टिस के माध्यम से होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी एस सार्थक जैन।